दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम 2025 में अब सिर्फ कुछ ही दिनों बाकी है और इस टाइम पर एस्पिरेंट्स अपना बेस्ट एफर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन इस रेस में काफ़ी एस्पिरेंट्स गलतियां कर जाते हैं जो उनका सिलेक्शन रोक देती है। लेकिन वो एक गलतियां नहीं, एक ट्रैप होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 7 सबसे खतरनाक ट्रैप की जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स बार बार रिपीट करता है। अगर आपने इन्हें अवॉइड कर दिया तो समझो आप एक स्टेप नीचे आगे निकल चुके हो। साथ ही में आज आप इसी वीडियो में आपको मिलेगा एक मेरी तरफ से जो मैंने एक लास्ट का 30 डेज मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में जो ये हमारा पॉइंट है स्मार्ट रिवीजन टेक्निक, ये भी आपको एक बताया जाएगा जो आपको अब इन 30 दिनों में सबसे ज्यादा मदद भी करेगा। सबसे पहली चीज है कि ओनली पीवाईक्यू विल गेट मी थ्रू। एक है थीम और एक एग्जामिनर माइंडसेट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि थीम क्या है और माइंडसेट क्या है एग्जामिनर का। अभी आप कैसे समझ सकते हो, जब भी आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करोगे। देखिए, पीवाईक्यू को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो आप अगर कोई पीवाईक्यू लेके बैठ रहे हो तो आप थीम देखिए और एग्जामिनर का माइंडसेट देखिए कि वो क्या पूछ रहा है, ना कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के चले जाइए। मेरे कहने का मतलब है, जब भी पीवाईक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए। अगर हो सकता है कि यूपीएससी नेक्स्ट ईयर एक ऑप्शन को उठा के पूरा ब्रॉड में करके क्वेश्चंस पूछ ले, तो इसके लिए चारों ऑप्शन को देखिए। और सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होता है, एक आध दो कोई इंस्टीट्यूट का टेस्ट भी देके देखिए कि क्या परफॉर्मेंस उसमें भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑल दो पीवाईक्यू से 30% क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन 30% से तो आप पास नहीं होंगे। तो एटलीस्ट कम से कम पीवाईक्यू के साथ साथ एक या दो कोई भी इंस्टीट्यूशन का टेस्ट भी दीजिए। ठीक है। दूसरा, स्टैटिक इज इजी, आई विल फोकस ऑन करंट। सबसे पहली गलती तो सबसे ज्यादा यही करते हैं कि करंट के लिए सबसे ज्यादा टाइम देते हैं और स्टैटिक को इग्नोर कर देते हैं। आज के टाइम पे भी यूपीएससी 60 to 70% जो क्वेश्चंस पूछता है वो ज्यादा का स्टैटिक से ही पूछता है, उसके बाहर से नहीं पूछता है। रेस्ट जितना भी बचता है, रेस्ट 30% वो पूछता है करंट से। लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब करंट अफेयर के बारे में इतना दिखा दे कि हर आदमी अब सिर्फ करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ना कि स्टैटिक पे कर रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिनका स्टैटिक मजबूत नहीं है उनका कोई मतलब भी नहीं है एग्जाम देके। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले अपना स्टैटिक को जितनी बार रिवाइज कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। और करंट करंट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो भी पड़े हैं, मैं खुद भी बना रहा हूँ और मैं आपका रिवीजन करंट और स्टैटिक को मिला के भी कर रहा हूँ, आप जाके वीडियो देख भी सकते हो। चलिए, लास्ट मंथ आई विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज नाउ। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि अब उन्होंने सोचा होगा कि अब 1 तारीख आ गया, अब मैं टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दूंगा। बस आप यहीं पे सब गलतियां कर दी है। अगर आप अभी से टेस्ट लगा रहे हो तो आपका सबसे बड़ा नुकसान भी हो रहा है, ये मैं गारंटी के साथ देता हूं। क्योंकि अगर अभी आपका नंबर कम आएगा तो आपको टेंशन होगा, फिर आप सोचोगे यार लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, पिछली बार भी यही हो गया था वगैरह वगैरह, ऐसा सब सोचने लगोगे। दूसरे वो लोग रहेंगे जो टेस्ट सीरीज ना देखे पीवाईक्यू पे अच्छे से फोकस रख के एक आध दो ही टेस्ट दे रहे हैं और उनका निकल भी जा रहा है। भले ही उनका कम नंबर भी आ रहा है लेकिन वो निकाल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाई था। ठीक है। अब टेस्ट सीरीज देते समय हमेशा एक दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला, मिस्टेक्स को देखिए, अपने गैसिंग वर्क को देखिए और गैसिंग वर्क पे काम करके फिर उसके बाद आगे बढ़िए। और मैंने इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो भी बनाया कि कैसे एक टेबल बना बना के आपको एनालाइज करते हुए रहना है। ठीक है। फिर आई विल अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। अब ये तो ज्यादातर ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि अब उन्होंने सुन लिया कि मैं 90 के ऊपर तो अटेम्प्ट करके आऊंगा, 95 के ऊपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, चाहे पेपर कैसा भी हो। इवन मेरे भी बहुत सारे दोस्तों जो ये करते भी थे। लेकिन अब अटेम्प्ट कैसे इंक्रीज होगा, देखिए एक बेसिक चीज तो आपको पता चले, 80 to 85 क्वेश्चन तो इतना तो कम से कम आपको इसके बीच में तो रहना है, कम से कम इतना तो रहना है। ठीक है। अब इसके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं तुक्का। तुक्का जो होता है या जिसको इंट्यूशन बोलते हैं या कुछ और भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो तभी आता है जब आपका एलिमिनेशन वर्क करता है। और एलिमिनेशन तभी वर्क करता है जब आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। तो हमेशा अपने बेसिक नॉलेज पे सबसे ज्यादा काम करिए, मतलब स्टैटिक पे अच्छे से काम करिए, तभी आपका एलिमिनेशन भी वर्क करेगा। अगर आपका स्टैटिक पे अच्छा पकड़ ही नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे, तो तुक्का भी नहीं मार पाओगे। तो एक्यूरेसी बीट्स एग्रेशन। तो एक्यूरेसी आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आप एलिमिनेशन कर पाओगे, और एलिमिनेशन तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक अच्छा होगा। समझ गए? तो हमेशा एक्यूरेसी पे जाओ। बस मैं सब अटेम्प्ट कर दूंगा, 100 के 100 अटेम्प्ट कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है। एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करो और मैंने उस टेबल के थ्रू पे बताया है कि कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करना है। क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स इसको ही करके उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, और मैं विथ प्रूफ के साथ आपके साथ आऊंगा भी प्रीलिम्स के बाद ही लिखे। ठीक है। नोट्स बनाओ हर चीज का। अब क्या हो गया है कि अब स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है, अभी 1 महीना बचा है, कुछ लोग ने आके बोला है कि टेस्ट के नोट्स बनाते रहो बनाते रहो। अब जो टाइम है ना सिर्फ रिवीजन का है। अब नोट्स मत बनाओ, बाय स्क्रैच से तो मत बनाओ।
कि अब आप कोई भी नोट्स उठा रहे हो स्क्रैच से बनाना चालू हो जा रहे हो। स्क्रैच का मतलब है कि पूरा स्टार्टिंग से बनाना चालू। अब ऐसा मत करो। अब सिर्फ अगर नोट्स भी बनाना है तो ऐसे बनाओ जो टू द पॉइंट हो। इज दैट दे वेयर करके ऐड करके मत उसको बड़ा मत करवा दीजिए, तो वरना वो सब बेकार कर देगा। टाइम वेस्ट मत करिए अब नोट्स बनाने में, कि अब आपके पास टाइम है, आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। अब जितना टाइम है रिवीजन पे करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, और प्रैक्टिस पे करिए। ये दो ही चीज है जो आपको इस बार एग्जाम पास करवा सकता है। बिलीव मी, आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, कितना भी कर लीजिए, अगर आपने रिवीजन और प्रैक्टिस ये दो चीजें नहीं की है तो मैं अभी से लिख के देता हूं कि उनका फेल होना तो फिक्स है। तो इससे अच्छा आप रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। बहुत बहुत एफर्ट लगता है ऐसे ऐसे वीडियो को बनाने में, और मैं खुद का भी एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल रिवाइज एवरीथिंग एटलीस्ट 3 टाइम। अब ये ऐसी चीजें हो गई है ना कि अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें 3 टाइम्स पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देना है। पहली चीज तो यही गलत है। मैं अपने हर बार ग्रुप के डिस्कशन में टेलीग्राम में हमेशा समझाया कि क्या करना चाहिए, एक स्मार्ट रिवीजन फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट रिवीजन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल एरिया जो होगी उसको फोकस में रखिए, वीक जोन जो होगा आपको उसको फोकस में रखिए, और पीवाईक्यू पैटर्न्स को रखिए। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? वीक जोन वो होता है जब आप टेस्ट दे रहे हो या पीवाईक्यू दे रहे हो तो उसमें पता चल रहा है कि मेरा ये पोर्शन नहीं हुआ है। आईएनसी में कौन सी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुई थी मेरे को ये पता ही नहीं था। इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1905 में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुई थी और किसने किसने उसको स्टैब्लिश किया था, अब मेरे को ये याद ही नहीं है और मेरे को वो पढ़ना था। तो अब आपका वीक जोन आपको पता चल गया, आपने उसको रिवाइज कर लिया, और मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक भी था वो, और आपके पीवाईक्यू के पैटर्न के थ्रू पे आपने ये दोनों को पता लगा लिया। ये होता है स्मार्ट रिवीजन करने का टेक्निक। ठीक है, चलिए। आई विल गिव माई बेस्ट इन लास्ट 7 डेज। हर कोई यही सोचता है कि लास्ट के 7 दिन में ये सोच के रखा हो कि मैं इतनी सारी चीजें रिवाइज कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। भाई अगर आपने ये सोच के रखा है ना, तो मैं अभी से बोल सकता हूं कि आप बहुत बड़े एक तो मिस्टेक में, या तो एक लीमलाइट में, या तो लूम में चल रहे हो, जो आपका नुकसान सबसे ज्यादा करेगा। लास्ट के 7 डेज आपको कुछ नहीं करना है। एक फॉर्म होता है कि मतलब जब आपने पूरी दिन भर मेहनत किया, पूरे साल भर मेहनत किया, तो 7 डेज आपका ऑटोमेटिक रूट पे जाता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक रूट तब आएगा जब आपने पूरे साल भर मेहनत की है। उस 7 दिन में आप पढ़ के कुछ नहीं निकाल सकते। जो निकाल लेता होगा भाई मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उससे पूछ लूंगा भाई तुमने कैसे कर लिया, क्योंकि मैं भी सीख लूंगा भाई उनसे। ठीक है, व्हाट शुड आई डू इन द लास्ट 30 डेज। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता था तो मैं क्या करता था, मैं सिंपल करता था। लास्ट के 30 डेज में सबसे ज्यादा फोकस मैं रिवीजन पे करता था। मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था, उस शॉर्ट नोट्स को सबसे ज्यादा रिवाइज करता था, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से मैं ये प्रैक्टिस करता था कि कैसे मुझे एलिमिनेशन के थ्रू पे आंसर निकालना है, जो मुझे हर बार मदद भी किया है। और हर साल जब भी एग्जाम का लास्ट का 10 मिनट बचता है ना, तब भी मेरा दोस्त 20 से 30 क्वेश्चन छूटा रहता था, लेकिन मैं हर बार एक क्वेश्चन पे मार्क करके रखता था, और पीवाईक्यू की टेक्निक्स पे मैं हमेशा उसको करता था, और 20 में से यूजुअली मेरा 12 सही हो जाता था, और ये हुआ भी है। मैं आपको भी दिखाऊंगा वो चीज करके कि कैसे किया जाता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम हॉल की टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम हॉल के टेक्निक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा कि पेपर भी कैसे सॉल्व करवाया जाता है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सी सेट। देखिए, अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझे मैसेज भी आता है कि सी सेट के ऊपर लेके, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो सी सेट को क्वालिफाई करना है। आप इतना ज्यादा टेंशन ले लियो ना कि एक एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा टेंशन ले लियो कि पूछो मत। दोस्तों मैंने अभी तक 4 अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का, और चारों के अंदर मैंने सी सेट में, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा स्कोर आया है 80 से कभी मैंने ज्यादा नहीं लेके गया सी सेट में, लेकिन मैं आराम से क्वालिफाई होता था, और सिर्फ 15 से 20 दिन पहले ही पढ़ता था, और मेरा सी सेट में 80 मार्क्स आ जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इतना हवा उड़ चुका है ना कि मेरा सी सेट इतना कम आएगा, और इसलिए नहीं हुआ। एक कोचिंग इंडस्ट्रीज ने बहुत डरा भी दिया। मैं उस डर को दूर करूंगा बहुत ही जल्दी एक वीडियो में, जो आपको भी पता भी चल जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 ट्रैप्स थे जिनको आपको अवॉइड करना है। तो क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और अपने मिस्टेक को सुधार के फिर आगे बढ़ना है। एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़िए, वो कैसे पढ़ा रहा है, वो कैसे बना रहा है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद।